मैं अभय नारायण तिवारी एमए राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीति विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसे पढ़ करके और सुन करके और देख करके एमए के प्रथम सेमेस्टर के छात्र लाभान्वित होंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। एमए राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न पत्र पढ़ने होते हैं। एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीति शास्त्र विषय में कुल 4 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना होता है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उसके विषय में बताना यहाँ पर नितांत आवश्यक समझ रहे हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। पहला है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, उसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, यही सब पढ़ना है। दूसरा है राज्य, संप्रभुता और अधिकार। राज्य, संप्रभुता एवं अधिकार। राज्य के बारे में जैसा कि पहले भी आप लोग जानते हैं कि राज्य जो है एक राजनीतिक शब्दावली है, जिसमें हम किसी राज्य में निवास करते हैं और वो राज्य स्वतंत्र होता है कानून बनाने के लिए, शासन करने के लिए और विकास करने के लिए। संप्रभुता का मतलब आप लोग बीए में पढ़े होंगे कि संप्रभुता एक शक्ति होती है, एक पावर होता है जो शासक को सुपुर्द किया जाता है, वो व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। वहाँ निवास करने वाले लोग जो है उसको डेलीगेट किए हैं और लिखित रूप से संवैधानिक होता है। इसके अलावा अधिकार की बात करें तो अधिकार आप जानते हैं कि जीने के लिए आवश्यक है और व्यक्ति तभी अपना विकास करता है जब उसे कोई अधिकार मिलता है। इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। स्वतंत्रता जैसा कि इस शब्द से परिचित होंगे, स्वतंत्रता फ्रीडम उसका अंग्रेजी होता है और ये लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब ही होता है स्वतंत्र। और स्वतंत्र हम रह करके ही कोई कार्य कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। समानता की बात करें तो समानता भी आवश्यक है समाज के में, क्योंकि ऊंच नीच का अगर भेदभाव रहेगा तो हमारे अंदर कुंठा होगा और व्यक्ति और जो उसमें निवास करने वाले नागरिक हैं उनका विकास नहीं होगा। इसके अलावा न्याय की बात करें तो कभी कभी न्याय नहीं मिलता है लोगों को,
किसी काम को करने वाला अगर दो व्यक्ति हो, किसी को अधिक वेतन मिले किसी को कम मिले, तो ये न्याय संगत नहीं है। और इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है और उसके बारे में आपके यहाँ पॉलिटिकल थियरी में भी पढ़ना है कि न्याय क्या है। न्याय वही है जो व्यक्ति को न्यायोचित अधिकार मिले, उसकी जान माल की सुरक्षा हो, वही न्याय है। चौथा और पांचवा टॉपिक है इसमें। चौथा और पांचवा आपका जो टॉपिक है वो है शक्ति, अधिकार और वैधता। ये चौथा है। शक्ति, अधिकार और वैधता। अधिकार और वैधता। शक्ति का मतलब पावर, और पावर जो है आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर व्यक्ति के अंतर्गत शक्ति नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर सकता है। उसी तरीके से शासक को अगर शक्ति नहीं है तो कोई कार्य, अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से नहीं संचालित कर सकता है। अधिकार की बात करें, अधिकार अभी आप लोगों को बताया गया है। अधिकार जो है हमें विकास के लिए आवश्यक है, हमें जीने के लिए आवश्यक है। और अधिकार जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भी उल्लेख किया गया है और ये अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है विचारधारा। और विचारधारा में आपको दो विचारधारा जो है महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो है उदारवाद और दूसरा है नव उदारवाद। उदारवाद एवं नव उदारवाद। नव उदारवाद का मतलब आप समझते ही हैं कि उदारवाद के बाद का जो विचारधारा है वही नव उदारवाद के अंतर्गत माना जाता है। यानी उदारवाद के अंतर्गत उदारवाद एवं नव उदारवाद की जो बात कह रहे हैं, इसमें नॉर्मन एंजिल वगैरह का नाम लिया जाता है। उदारवाद में लास्की है, जे.एस. मिल है, ये सब व्यक्तियों की विचारधाराएं इसमें सम्मिलित हैं। नव उदारवाद और उदारवाद में थोड़ा सा अंतर ये है कि उदारवाद जो है राज्य को अधिकार देता है और कहता है कि राज्य जो है जनता को नियंत्रण में रख करके विकास करे। लेकिन नव उदारवाद में हम देखते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि विचारधारा अगर देखा जाए तो दो विचारधाराओं की ज़्यादा पहले संघर्ष था, उदारवाद और मार्क्सवाद। लेकिन पाठ्यक्रम में वो चीज़ें नहीं है और आपको नव उदारवाद के बारे में पढ़ना है। ये देखना है कि उदारवाद के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ और नव उदारवाद जो कंसेप्ट आया वो राज्य के अधिकारों को थोड़ा सा सीमित करने की कोशिश किया।
अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात आती है। पहला प्रथम प्रश्न पत्र में इतना ही पढ़ना है। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का ये प्रश्न पत्र का शीर्षक है। इसे आप समझ ही रहे होंगे। तुलनात्मक राजनीति यानी एक देश की राजनीति, भारत की राजनीति क्या है, अमेरिका की राजनीति क्या है, इंग्लैंड की राजनीति क्या है, इस सब का जो है एक तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ के संविधान कैसा है, इन विषयों को हमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत पढ़ना है। और यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है उसमें क्या पढ़ना है। पहला जो टॉपिक होगा वो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अर्थ क्या होता है तुलनात्मक राजनीति का, और इसकी प्रकृति क्या है, एवं इसका क्षेत्र क्या है। प्रकृति एवं क्षेत्र मेनली पहला टॉपिक में ये पढ़ना है। इसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के पाठ्यक्रम के। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण से जैसे कि आप वाकिफ होंगे, इसमें परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण, तमाम तरह के दृष्टिकोण जो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में क्या चीज़ें हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है तीसरा, उसमें पढ़ना है पहला राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का मतलब जैसे कि आपको जानना आवश्यक है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। और राजनीति के प्रति आपकी दृष्टिकोण क्या है, क्या समझते हैं, उसको किस रूप में लेते हैं, उस देश की मान्यताएं क्या है, परंपराएं क्या है, और सोचने की तरीका राजनीति के प्रति, राज्य के प्रति, शासक के प्रति क्या है, यही राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत पढ़ना होता है। अगला है इसी टॉपिक में राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक सामाजिकरण का अभिप्राय ये है, राजनीतिक सामाजिकरण का अभिप्राय ये है कि हम राजनीति के प्रति जो है हमारा एक विश्वास हो, रुचि हो, लगाव हो, तभी हमारा राजनीतिक सामाजिकरण माना जाएगा। और ये देखा गया है कि जितना ही आधुनिक देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ राजनीतिक सामाजिकरण का ग्राफ ज़्यादा है। वहाँ वोट भी, मतदान भी लोग 80-90% तक करते हैं, क्योंकि राजनीति के प्रति उनकी लगाव होती है, आस्थाएं होती है, एक उनकी अवधारणाएं होती हैं। लेकिन तृतीय कैटेगरी के जो भी राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत देखा गया है कि राजनीतिक समाजीकरण की जो अनुपात है, रेशियो है, बहुत कम है। कारण क्या है कि वो अपने रोजी रोटी में रहते हैं।
वो वोट देना नहीं जाते हैं, वो सरकार के कार्यशैली के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमें क्या मतलब है, हम काम पर जाएंगे तो हमको मजदूरी 200-500 मिलेगा, हमारा घर का खर्च चलेगा, हमें सरकार से क्या लेना देना है, सरकार कुछ भी करे, वोट क्यों देने जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई रोटी तो नहीं चलाता है। तो ये कंसेप्ट होती है हमारे तृतीय कैटेगरी के राष्ट्र, और भारत भी तृतीय कैटेगरी के राष्ट्र के अंतर्गत आता था, ये बात जरूर है।